अभ्यास शुरू करने से पहले हम मुहावरे देखते हैं। मुहावरों का यहाँ पे अर्थ दिया गया है और आपको इन मुहावरों के वाक्य बनाने हैं। पहला है इधर उधर की बातें करना, माने गप मारना। लाखों में एक होना, विशिष्ट होना। पछाड़ देना, हारना, गिराना। बराबरी करना माने मुकाबला करना। सच्चा हीरा होना माने अच्छा आदमी होना। इन सभी मुहावरों में से दो तीन मुहावरों के वाक्य मैं बना के आपको दिखाता हूँ। पहला है इधर उधर की बातें करना माने गप मारना। तो इस प्रकार से हम वाक्य बना सकते हैं। अक्सर ज़्यादा मित्र साथ हो तो इधर उधर की बातें ही होती है। यहाँ पे लिखने में थोड़ी गड़बड़ हो गई है। अक्सर ज़्यादा मित्र साथ हो तो इधर उधर की बातें ही होती है। दूसरा है लाखों में एक होना माने विशिष्ट होना। मेरा बेटा लाखों में एक है। तीसरा है पछाड़ देना माने हराना या गिराना। भारतीय बल्लेबाजों ने सामने वाली टीम के बॉलरों को पछाड़ दिया। इस तरह से हम मुहावरों का वाक्य प्रयोग कर सकते। अभ्यास का पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। लेकिन हमको ये अपनी नोटबुक में इसके उत्तर लिखने हैं। चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था, क्यों? इसका जवाब हम देखते हैं। इस प्रकार से इसका जवाब लिख सकते हैं। चौथी स्त्री का बेटा एकदम सीधा साधा और सरल था। वह अपनी माँ का सम्मान करता था। वह हरदम माँ की मदद के लिए तैयार था। इसलिए जब उसने कुएं पर से पानी का घड़ा लेकर आती माँ को देखकर ही सामने माँ का घड़ा खुद के सर पर रखकर घर पहुँचा दिया। इस प्रकार माँ के प्रति सच्ची सेवा का भाव रखने के कारण वह सचमुच हीरा था। दूसरा प्रश्न है अपने घर में आप माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं? आप दिन भर जो भी प्रवृत्ति करते हैं उसमें कौन सी प्रवृत्ति ऐसी है जो अपनी माता पिता के मदद के लिए आप कर रहे हैं, वो आपको लिखना है। तीसरा प्रश्न है आदमी सच्चा हीरा कैसे बनता है? हम जानते हैं कि बहुत सारे अच्छे गुण हैं और ईमानदारी, माता पिता की सेवा करना और ऐसे बहुत सारे अच्छे गुण वाला आदमी ही सच्चा हीरा बन सकता है। इस तरह से इसका जवाब भी आप खुद ही लिख सकते हो। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के बाद में तुरंत आने वाले शब्द का अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर लिखिए। ये जो 10 शब्द दिए गए उसके बाद आने वाले शब्द का अर्थ शब्दकोश में से ढूंढना है। अगर आपके पास शब्दकोश है तो आप खुद ढूंढ सकते हैं। मैं यहाँ पे इनके जवाब देता हूँ आपको। आप देख सकते हैं शब्द यहाँ पे लिखे गए हैं, सामने उसके बाद वाला शब्द है और ये जो शब्द है इसका अर्थ यहाँ पे दिया है बप्पा माने पिता। बपौती के बाद शब्दकोश में बप्पा शब्द आता है और उसका अर्थ होता है पिता। व्यथा, उसके बाद आता है व्यथातुर और अर्थ होता है पीड़ित। नियति, नियतेंद्रिय, जितेंद्रिय। इस तरह से सभी शब्दों के बाद आने वाले शब्द और उनके अर्थ यहाँ पे दिए गए हैं जो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। तीसरा प्रश्न है कहानी की चर्चा करके छात्रों से लेखन करवाइए। मतलब आपको कहानी लिखनी है। यहाँ पे अलग अलग मुद्दे दिए गए हैं, उसके ऊपर से आपको कहानी बना के लिखनी है।
राजा का बीमार पड़ना, वैद्य की असफलता, किसी अनुभवी बुढ़े की सलाह, किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनो, राजा का कुर्ता खोजने जाना, मेहनती किसान को देखना, सुख का राज समझाना। जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए उन सभी पॉइंट्स का उपयोग करके हमें कहानी लिखनी है और अच्छी तरह से, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं और अधिक कम भी नहीं, इस तरह से कहानी आपको लिखनी है। चौथे प्रश्न में अपूर्ण कहानी दी गई है, उस कहानी को पूर्ण करना है। जितनी कहानी दी गई है उतनी मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद की कहानी आपको खुद लिखनी है। पुराने जमाने की बात है, जनकपुर देश के दरबारियों की ख्याति देश विदेश में फैली हुई थी। उनकी बुद्धि की प्रशंसा सुनकर दूसरे देश के दरबारी उनकी परीक्षा लेने के लिए आए। उसके एक हाथ में असली फूलों वाली माला थी और दूसरे हाथ में नकली फूलों की माला थी। उसने दरबारियों से कहा, श्रीमान, क्या आप हाथ लगाए बिना बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी माला असली फूलों की है? सभी दरबारी आश्चर्य में पड़ गए। दोनों मालाएं बिल्कुल समान लग रही थी। दरबारी के प्रश्न का उत्तर देना मुश्किल था, पर आखिर एक बुद्धिमान दरबारी खड़ा हुआ। इसके बाद की कहानी आपको खुद लिखनी है। कैसे उस दरबारी ने, जो कि बड़ा बुद्धिमान था, उसने कैसे पहचाना कि कौन सी माला असली फूलों की है और कौन सी माला नकली फूलों की है, वो आपको खुद सोच के लिखना है। प्रश्न 5 है सारांश लेखन। यहाँ पे जो परिच्छेद दिया गया है उसे ध्यान से पढ़ना है और उसका सारांश लिखना है। तो पहले आप ये परिच्छेद ध्यान से पढ़िए। आपने परिच्छेद ध्यान से पढ़ा होगा। उस परिच्छेद का सारांश कैसे किया जा सकता है वो यहाँ पे मैंने लिखा है। यही वाक्य लिखने कोई ज़रूरी नहीं है, आप अपनी तरह से अलग वाक्य भी बना सकते हैं। एक दिन एक शिकारी एक पेड़ के नीचे सो रहा था। जो ही उसके मुंह पर धूप आने लगी, एक राजहंस ने अपने पंख फैला दिए ताकि शिकारी के मुंह पर धूप न आए। यह देखकर राजहंस से ईर्ष्या करने वाला कौवा शिकारी के सिर में चोंच मारकर उड़ गया। शिकारी उठा और गुस्से में आकर बाण चला रहा था कि इसके पहले ही राजहंस उड़ गया। राजहंस को मरवाने की कौवे की युक्ति धरी की धरी रह गई। इस तरह से हम सारांश लेखन करते हैं। परिच्छेद का जो मुख्य विचार है वो यहाँ पे हमको प्रकट कर देना होता है और बिन जरूरी शब्दों और वाक्यों को काटना होता है। उसके बाद बढ़ते हैं स्वाध्याय की ओर। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पे 4 प्रश्न दिए गए हैं। सभी के उत्तर मैं नहीं आपको दूंगा, 2 उत्तर दूंगा। 2 उत्तर आपको खुद ढूंढने हैं। प्रश्न है, पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की? उत्तर,
पहली स्त्री ने अपने बेटे के बारे में बताते हुए कहा कि मेरा बेटा लाखों में एक है। वह बहुत ही मीठी आवाज में गाता है। उसकी आवाज के कारण सब उसका गाना बड़े प्यार से सुनते हैं। भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। प्रश्न है, तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की विशेषता में क्या कहा? तीसरी स्त्री ने अपने बेटे को बृहस्पति का अवतार बताते हुए कहा कि यही मेरी गोद का लाल है। वह संस्कृत के श्लोकों का अच्छी तरह से पठन कर सकता है। प्रश्न 1 में से 2 प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। 2 प्रश्नों के उत्तर आपको खुद इकाई में से ढूंढने हैं। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित उक्ति कौन किसे कहता है? लिखिए। यहाँ पे जो उक्ति दी गई है वो वाक्य कौन बोलता है और किसे कहता है ये आपको बताना है। यहाँ पे भी 5 उक्तियां हैं। सबके उत्तर मैं नहीं दूंगा। जितने उत्तर मैं यहाँ पे दूंगा उतने आपको यहाँ से लिखने हैं, बाकी आपको खुद ढूंढ के लिखना। पहला वाक्य है, यही सच्चा हीरा है। यह वाक्य वृद्ध स्त्री कहती है और सभी स्त्रियों को कहती है। दूसरा वाक्य है, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं। यह उक्ति चौथी स्त्री का लड़का बोलता है और अपनी माँ को कहता है। तीसरा वाक्य है, सुनो मेरा हीरा गा रहा है। यह वाक्य पहली स्त्री बोलती है और अन्य स्त्रियों को कहती है। चौथा, देखो यही है मेरी गोद का हीरा। यह उक्ति तीसरी स्त्री बोलती है और अन्य स्त्रियों को कहती है। यहाँ पे सच्चा हीरा इकाई के अभ्यास और स्वाध्याय दोनों खत्म हुए। अगर कोई भी प्रश्न आपको पता नहीं चलता या उसका उत्तर आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे फ़ोन करके व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं।